हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का एक मॉडल सेट सॉल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पहले नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था तो किस पे लागू हुआ था, तो ये किसानों पर लागू हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है एम.एन. राय ने, बी ऑप्शन है पी.एन. राय ने, सी ऑप्शन है पी.सी. राय ने, डी ऑप्शन है ए.के. सेन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो एम.एन. राय ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। ए ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1857 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1786 ईस्वी में किया गया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है खनिज उत्पादन, डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत के लगभग 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंदरी कहाँ स्थित है, तो जो सिंदरी है ये कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 22। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। ए ऑप्शन है भारतीय लोकसभा, बी ऑप्शन है भारतीय संसद, सी ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग, डी ऑप्शन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है, तो यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, यानी यहाँ पे उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है उदारीकरण, बी ऑप्शन है निजीकरण, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी किया गया है और वैश्वीकरण को भी किया गया है, यानी इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन, सी ऑप्शन है नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर अधिवेशन, डी ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ, यह को याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है दास कैपिटल को, बी ऑप्शन है वार एंड पीस को, सी ऑप्शन है स्पार्क को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1946 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जो जनेवा समझौता हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 18वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3, डी ऑप्शन है बिस्मार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो इसका हम पीडीएफ अपने स्टडी ग्रुप पे भेज देंगे। इसमें से जो भी प्रश्न याद नहीं है आप उसे लिख के और क्या कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1879 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1881 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1883 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1850 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कि बी.एस. न्यायपाल कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि बी.एस. न्यायपाल कौन थे। ए ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार विजेता, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है इंजीनियर, डी ऑप्शन है मजदूर नेता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बी.एस. न्यायपाल कौन थे। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, डी ऑप्शन है ईसा मसीह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है कैप्टन यहाँ पे मोहन सिंह, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है हरा ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी ऑप्शन है ब्यास नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये किस नदी पर अवस्थित है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है समस्तीपुर में। 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर में है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। ए ऑप्शन है भागलपुर में, बी ऑप्शन है मुंगेर में, सी ऑप्शन है जमुई में, डी ऑप्शन है साहेबगंज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो किस दो स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक गेहूं होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है तंबाकू को, सी ऑप्शन है कपास को, डी ऑप्शन है रबड़ को। 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास को क्या कहा जाता है, तो उजला सोना कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है चौथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मथुरा में, बी ऑप्शन है बरौनी में, सी ऑप्शन है डिगबोई में, डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 3 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 3 सितंबर को, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वप्रथम प्रणाली कहां विकसित की गई है? ए ऑप्शन है श्रीलंका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बेल्जियम में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वप्रथम प्रणाली कहां विकसित की गई है। तो ये बेल्जियम में की गई है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू हुआ। तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? ए ऑप्शन है निर्वाचन आयोग को, बी ऑप्शन है जनता को, सी ऑप्शन है आपराधिक छवि वाले लोगों को, डी ऑप्शन है यहाँ पे धनगढ़ वर्ग को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसको है? तो ये जनता को है अधिकार बस। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ए ऑप्शन है संघ सूची में, बी ऑप्शन है राज्य सूची में, सी ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो 3 सूचियों में हुआ है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है समवर्ती सूची। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन है राजतंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतांत्रिक है, यानी लोकतांत्रिक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ए ऑप्शन है दोहरी, बी ऑप्शन है एकल, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो ये दोहरी व्यवस्था होती है, यानी दोहरी सरकार होती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने
डैश का नारा दिया था? ए ऑप्शन है गरीबी हटाओ, बी ऑप्शन है पूर्ण स्वराज, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न की यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, बी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी ने, सी ऑप्शन है नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 41 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ए ऑप्शन है एटीएम, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो जो एटीएम कार्ड होता है ये क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है बेंगलुरु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 मार्च को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है चंडीगढ़ का, सी ऑप्शन है हरियाणा का, डी ऑप्शन है गोवा का। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक किस राज्य की है? तो गोवा की है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है? ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप हमें बता दीजिए कि आप 48 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। उसके बाद इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो कल हम इसका पीडीएफ भेज देंगे अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में, तो वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके पीडीएफ, और इसमें से जितना आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।
वीडियो को अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।